अब अगर कोई जख्मी होता है तो उसे ये साबित करने के लिए कि वो वाकयातन जख्मी है, अपने जख्म दिखाना पड़ जाते हैं। जो प्लेटलेट्स का इशू था वो तो सारा का सारा फिक्टिशियस था ना, वो तो अभी साफ जाहिर हो गया है कि प्लेटलेट्स का वो सारा जो ड्रामा रचाया गया था वो डॉक्टर हुए थे, रिपोर्ट्स मनूवर हुई थी। ये कभी भी बरतानिया को, अमेरिका को या किसी वेस्टर्न मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ ये जा ही नहीं सकते हैं। आप कैसा रिस्पांस देख रहे हैं गलियों और स्ट्रीट्स में जहां जहां से लोग इकट्ठे हो रहे हैं? वाहिद पार्टी है जो कि एक्टिव है। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे लोग आएंगे इस मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, आज़ाद कश्मीर से आएंगे, बलूचिस्तान के से कासिम सूरी साहब लीड करेंगे। अवाम जो है यूनिफॉर्म पहन लेती है तो वो फौज बन जाती है, तो फौज हमारी अपनी है। आप लोगों का एक मुतालबा था ना, डिमांड थी फॉर अर्ली जनरल इलेक्शंस, वो अगर नहीं होते तो आपका तो वो डिमांड तो रह गई अपनी जगह पर। जरदारी साहब बीमार शख्स हैं, वो लीड नहीं कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब वो एक स्टेपनी की स्टेपनी होती है ना, वो हब कैप, वो स्टेपनी भी नहीं रहे, वो हब कैप रह गए टायर के। उनके लोग मुस्लिम लीग नून के अपने लोग हमसे इन टच हैं कि जी हमें टिकट दिया जाए। और मैं क्या बताऊँ आपको, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग, MNA लेवल के लोग, जी MNA MPA लेवल के लोग। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हम अजीब नफ्सा नफसी और अजीब अखलाकी गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं कि किसी को अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। किसी को अगर अपने जख्म दिखाने हो तो अपनी पट्टियां खोल कर दिखाना पड़ता है। हम अजीब दौर से गुजर रहे हैं कि अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए आप अपने बदन के कपड़े भी उतार कर दिखा दें तो सामने वाला मानने को तैयार नहीं होता। और एक वक्त था, चाहे वो कुरूने ऊला का दौर हो या उसके बाद का दौर हो, लोग अपनी जबान से जब अल्फाज निकालते थे अगला उसकी बात के ऊपर यकीन करता था। अब हालात ऐसे डेवलप हो चुके हैं कि सामने वाला चीख चीख कर थक जाता है, लेकिन हम उस अखलाकी पस्ती में गिर चुके हैं कि हम यकीन करने को तैयार ही नहीं होते। दो मुख्तलिफ अगर इवेंट्स का आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, एक इमरान खान साहब पर कातलाना हमला, उसके बाद उनका शौकत खानम अस्पताल तक पहुंचना, वहां पर ट्रीटमेंट लेना, वहां पर जख्मों के बावजूद उस ड्रेस के अंदर जो कि हॉस्पिटल ड्रेस होता है उसके अंदर रहते हुए यह दिखाना कि मैं जरूर कातलाना हमले का निशाना बना लेकिन मैं खड़ा हूं, और फिर उनके मुखालफिन का उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना, इंक्लूडिंग द सिटिंग होम मिनिस्टर ऑफ फेडरेशन। उन्होंने कहा कि साबित करके इमरान खान साहब कि उनको 4 गोलियां लगी हैं तो वो सियासत छोड़ देंगे। फिर वो साबित करने के लिए खान साहब को अपनी पट्टियां तक उतारनी पड़ी, दिखाना पड़ा कि मुझे जख्म हुए हैं और ये गोलियों के जख्म ही हैं। लेकिन ना मानने वाले शायद इस बात को भी ना माने, लेकिन दूसरी तरफ अगर फुटेज देखें या पिक्चर देखें तो हमें राना सनाउल्लाह साहब की नजर आती है जब वो एक हॉस्पिटल के बिस्तर के ऊपर मौजूद है और कहा जाता है कि उनकी तबीयत नासाज है। इसके बावजूद कि तमाम तर मुखालफतें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैंने अक्सर ट्विटर हैंडल्स के ऊपर उनके रूह बसेहत होने के लिए हवाले से दुआएं देखी। तो ये फ़र्क है, हमें कम अज़ कम उस अखलाकी बेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, बेदार मगजी का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर कोई बीमार है, किसी की हालत ठीक नहीं है, तो उसको उस हद तक अपने कपड़े ना उतारने पड़ जाएं आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि वाकयातन मुझे जख्म लगे हैं। यह इंतहाई अफसोसनाक है। आज की नेशनल डिबेट में और भी बहुत सारे अहम सवालात हैं, उस पर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #लॉन्ग मार्च। #लॉन्ग मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब उमर अयूब साहब। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जनाब उमर अयूब साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। उमर अयूब साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात और वाक़यात की संगीनी और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अब अगर कोई ज़ख्मी होता है तो उसे ये साबित करने के लिए कि वो वाक़यातन ज़ख्मी है अपने ज़ख्म दिखाना पड़ जाते हैं। उमर भाई, हम किस हद तक जहनी और अखलाकी पस्ती में गिर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो फिर जो इल्ज़ाम तराश हैं, इल्ज़ाम वो भूल जाते हैं
कि जो प्लेटलेट्स का इशू था वो तो सारा का सारा फिक्टिशियस था ना। वो तो अभी साफ जाहिर हो गया है कि प्लेटलेट्स का वो सारा जो ड्रामा रचाया गया था वो डॉक्टर हुए थे, रिपोर्ट्स मनूवर हुई थी। यहाँ पे तो गोली लगी है सरेआम, लोगों ने देखा और मैंने उस पर ट्वीट भी किया और पुलिस ने जो हमने बात की थी उसको इंडोर्स भी किया कि 3 राउंड का पहला बर्स्ट आया, खान साहब को लगा, फिर दूसरा बर्स्ट आता है वो हेवियर वेपन से है, सप्रेस्ड वेपन से। 2 शूटर्स तो कंफर्म्ड, तीसरा शूटर जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि वो साइलेंस वेपन इस्तेमाल कर रहा था, उसका भी वो खोज लगा रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। और इस नैच तक ये सियासत या हम लोग, मैं समझता हूँ कि इल्जाम तराशी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गिर गई है क्योंकि ये खुद झूठे हैं बुनियादी तौर पे। ये खुद झूठ कहते हैं, खुद बोलते हैं, तो ये समझते हैं कि सारी दुनिया झूठी है। अभी इस हद तक के जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं उन्होंने इंटरव्यू किया, उनके दोनों जर्नलिस्ट ने कहा कि जी यहाँ पे तो जो हमने बातें की थी यहाँ के पाकिस्तान के मेन मीडिया नेटवर्क्स ने उसको तोड़ मटोड़ के बात की है, तो क्या क्रेडिबिलिटी रह गई। ये बेवकूफ पाकिस्तान में लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर भूल जाते हैं कि दुनिया में आजकल ओपन दौर है, वो तो 1 सेकंड में ट्वीट आ जाती है, 1 सेकंड में फेसबुक पे बाकी मीडियम्स पे बात आ जाती है। तो बदकिस्मती से कई मीडिया ओनर्स, कई जर्नलिस्ट जो हैं उनका झूठ जो है वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो मर्यादा याफ्ता हैं, वो पैसे लेते हैं, वो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं और उनकी जो सब हकीकत है वो सामने आ जाती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है उन पे मैं तो ज्यादा कोई वो नहीं डालता, कहते हैं ना अंग्रेजी में, आई डोंट पुट मच स्टॉक इन देम, और ना ही उन पे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। हकीकत जो है वो हकीकत है, दुनिया को मालूम है। खान साहब के साथ जो लोग हैं वो जख्मी भी हुए, एक हमारा साथी शहीद हुआ और उसको उसी शख्स ने जिसने फायरिंग की उसने कत्ल किया, उसने एक गोली मारी थी और ये हकीकत है, इससे कोई दो आरा नहीं है। मतलब हजारों लोग देख रहे थे, कैमरास देख रहे थे, कौन सी चीज छुपी ढकी है, तो ये हकीकत है। वेरी राइट। उमर अयूब साहब, आप क्योंकि तवानाई की वजारत देखते रहे हैं, पेट्रोलियम आपके अंडर रही, आज इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट अखबार में छपा, वो कहते हैं अमेरिका को बता दिया है कि वो हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता। अब अगर बताने की ये नौबत आई है तो फिर खान साहब जब ये बात कर रहे थे उस वक्त उनकी बात क्यों बुरी लग रही थी? जी, यही दिन थे पिछले साल नवंबर में, मैं रशिया गया था, एक शहर है साइबेरिया में, एक्टरनबर्ग जी, और वहां पे रशियन एनर्जी मिनिस्टर में हम तो तकरीबन 4 दिन वहां पे रहे। मैं हेड कर रहा था इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और पाकिस्तान रशिया जो हमारी जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन है पाकिस्तान की साइड से, मैं उस डेलीगेशन का सरबराह था। रशियन एनर्जी मिनिस्टर रशिया की तरफ से थे जी। यही तेल के मुआहदे, यही पाइपलाइंस की चीजें, ये हमने मतलब वहां पे फाइनल की थी। फिर हमाद अजहर साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए, उन्होंने उस पर सिग्नेचर्स किए। ये तो चीज तयशुदा थी, हमने तो किसी से नहीं पूछा। ये तो आते साथ ही ये 11 अप्रैल के बाद इन्होंने डॉक्टर रचाया जी के पीटीआई ने रशिया के साथ कोई बात नहीं की। अभी वो कहते हैं कि जी वो डील्स हम लोग फिर रिवाइव कर रहे हैं। देखें, झूठ जो है वो एक दिन नहीं तो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं तो 3 दिन बाद वो झूठ पकड़ा जाता है। इनका झूठ पकड़ा गया तो इन्होंने या कोई कारोबार करना है रशिया से, तो किसने इनको जंजीरें बांध के, तो किसी ने नहीं रोका ना। इनकी तो सिर्फ एक ही जंजीर है और वो इनकी मेरा ख्याल है ज़हनी गुलामी की जंजीरें हैं। और जिस तरह खान साहब कहते हैं जंजीरें तोड़ी नहीं जा, मतलब टूटती नहीं है, वो तोड़नी पड़ती हैं। पर ये तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये लोग, आप मुझे बताएं इनका एवनफील्ड अपार्टमेंट कौन से मुल्क में है? बरतानिया में जी। इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बरखुदारान और बाकी लोग जो है वो कहाँ पे, वो बाहर पे हैं। हल्की सी कॉल, हल्की सी उनको सिर्फ तार हिलाई गई और कहा गया कि मियां आपने ये चीज नहीं करनी की तो हम लोग आपके बिजनेसेस और इन चीजों को यहां पे नहीं चलने देंगे। आप देखिएगा इनमें जुर्रत भी होती है ये कर सकें, मजाल है ये कर सकें, इनमें हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है ये कर सकें। ये कभी भी बरतानिया को, अमेरिका को या किसी वेस्टर्न मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ ये जा ही नहीं सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला उनका जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए है? अगर ये नहीं कर सकते तो आपको क्या लगता है क्यों इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? हवाई फायर, खोखा हवाई फायर, वो होता है ना, पटाखे बजा देते हैं शब बारात पे, बस वही है। अच्छा, आपको लगता है कि मिस फायर है? मिस फायर भी नहीं, वो क्या कहते हैं,
जो बिल्कुल ही बारूद गीला हो जाता है ना, वो ठुस भी नहीं करता, धुआं ज्यादा निकलता है, आवाज कम आती। ठोस ठोस। अच्छा सर, तैनाती पर मफरूर से मशवरा खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये कहते हैं इमरान खान साहब, और वो कहते हैं कि इस हवाले से कानूनी चाराजोई भी करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बात तो बहुत अहम है, लेकिन किस तरह की लीगल परसुएशन हो सकती है एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर आप अपनी मर्जी की एक सूबे के अंदर एफआईआर नहीं करा सकते? आपका देखें, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी के साथ मशवरा, काबीना में जिस वक्त हम लोग ओथ लेते हैं तो वहां पे यही चीज होती है कि जो राज होगा हम लोग राज रखेंगे, और आपका ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ इस पे चाराजोई, कानूनी चाराजोई भी हक बनता है। आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं ये चीजें, और जब आप करेंगे, और इंपॉर्टेंट तैनाती या और भी चीजें होती हैं जो कैबिनेट के सामने आती हैं, कोई भी चीज हो जो कैबिनेट के सामने पेपर्स रखे जाते हैं वो सीक्रेट मार्क होते हैं, वो आप इधर उधर लाइटली नहीं ले सकते हैं। उस पर उसके बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस होते हैं, यकीन उसके पर रिप्रिकॉशंस होते हैं, और बहुत सीरियस रिप्रिकॉशंस होते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और खान साहब की सारी टीम, हम लोग वो जो राइट है वो महफूज रखते हैं कानूनी चाराजोई का। प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव तो है ना, प्राइम मिनिस्टर तो कर सकते हैं ना? प्राइम मिनिस्टर 100 भला करे, पर मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर, देखिए, एक वो प्राइम मिनिस्टर जिसके पास एक वोट की अक्सरियत हो, और उनके सारे के सारे मेंबरान जो हैं वो मेंढक की तरह कोई इधर उधर छलांगे लगाने के लिए तैयार हैं, मॉरल स्वेज उनको है नहीं, इलेक्शन पे इलेक्शन हारी जा रहे हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर आबिद शेर अली ये सारे के सारे अपने पोलिंग स्टेशन हारी जा रहे हैं, तो क्या इनके पास मॉरल अथॉरिटी है कोई अहम डिसीजन करने की? मेरा नहीं ख्याल इनके पास कोई है। अच्छा, आपको लगता है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, बाय हुक और क्रुक ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चॉइस तो बहरहाल उन्हीं की मानी जाएगी। क्या कहते हैं आप? लीगली बिल्कुल मानी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मेंबरान 100 बारी आपस में वो मशवरा करें, पर बाहर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मैं ताया अबू से जरा पूछ के आता हूँ, वो ओके करेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। ये कोई किराने की दुकान नहीं चला रहे हैं, ये मुल्क चल रहा है, एटमी ताकत है जिसको चला रहे हैं। उमर अयूब साहब, खान साहब तो हॉस्पिटल में है, जाहिर है हॉस्पिटल के बाद घर चले गए, अभी फिलहाल इन पर्सन तो नहीं ज्वाइन कर सकते लॉन्ग मार्च। आप कैसा रिस्पांस देख रहे हैं गलियों और स्ट्रीट्स में जहां जहां से लोग इकट्ठे हो रहे हैं? आज परवेज खटक साहब का चारसादे में प्रोग्राम था, कल उनका नौशहरा में था, चौथ उनका हरीपुर में था, उससे पहले एबटाबाद में था, उससे पहले मानसेरा में था, असद उमर साहब फैसलाबाद में, टोबा टेक सिंह में, गढ़ महाराजा में, और शाह महमूद कुरैशी साहब जीटी रोड पे, हमारी कराची की टीम कराची से आई हुई है। तो हर जगह पे हमारे लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। वाहिद पार्टी है जो कि एक्टिव है। गिलगित बल्तिस्तान से हमारे लोग आएंगे इस मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, आजाद कश्मीर से आएंगे, बलूचिस्तान के से कासिम सूरी साहब लीड करेंगे, यहाँ पे भी असद कैसर साहब, परवेज खटक साहब, बाकी हमारे साथी शाह फरमान साहब, सारे हजारे की लीडरशिप, हर जगह हमारी लीडरशिप जो है एक्टिव है। और इस तरह एक्टिव के लोग मैं आपको बता नहीं सकता, लोगों में जो जोश और जज्बा पाया जाता है हर जगह पे। और मैं एक दुकान पे खड़ा था कल एबटाबाद में, वहां पे मेरे पास एक साहब आए, वो पीएचडी डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट की हुई है, उन्होंने सराहा इस चीज को। मैं आपको बता नहीं सकता, जहां पे हम लोग खड़े होते हैं, क्या वो गदागर है, रेडी चलाने वाला है, दुकानदार है, पीएचडी डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, इंजीनियर है, सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब की बहादुरी को और स्टांस को सराहते हैं। दूसरी तरफ इन ऑपोजिशन पार्टियों का मुझे तो कोई चीज दूर से भी कोई इनकी एक्टिविटी नजर नहीं आती। कराची पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ था, इस इलेक्शन में मजीद बनेगा, और इंशाल्लाह ताला अंदरूनी सिंध में भी आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो खान साहब कब तक मुतवक्के है कि इन पर्सन ज्वाइन कर पाएंगे लॉन्ग मार्च के शुरका को? 1-2 दिन में देखिएगा, इंशाल्लाह वो अनाउंस करेंगे और आएंगे। फिर इसी महीने के अंदर होगा या नेक्स्ट मंथ तक जा सकती है सूरत हाल? नहीं, वो अल्लाह बेहतर करेगा, आप देखिएगा, कुछ दिन ठहर जाए इंशाल्लाह। अभी एग्जैक्टली डिसाइड नहीं हुआ? करेक्ट, वो खुद खान साहब देंगे तारीख इंशाल्लाह। चले, वो तो खान साहब तारीख देंगे, लेकिन जो हालात डेवलप हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान साहब और जो मुताल्लिका फोरम्स हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हों और वहां से वापसी अब इतनी आसान नजर नहीं आती हो?
कहीं ऐसा तो नहीं? बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आपने इस्तेमाल किया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पहले वैसे थे एविएटर और फ्लायर, हम लोग नक्शे पे मार्क करते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है क्या, कौन सी जगह होती गो है। अहेड। लैटिट्यूड वो आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, आपके डिक्शनरी में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, मेरी डिक्शनरी में तो जो है जो एनालिस्ट समझते हैं मुताबिक हालात इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि ना खान साहब बैकफुट पे जाने को तैयार हैं, ना मुताल्लिका फोरम्स बैकफुट पे जाने को तैयार हैं। दैट्स वाई हालात इस नहज तक पहुंचे हैं। अब आप आगे एक्सप्लेन कर दीजिए अगर आपको समझ आया। बहुत सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल बात, और उससे आगे आपको इसकी तशरीह भी कर देता हूँ। चेयरमैन माओ से तुंग ने एक खुद अपने से सवाल किया और उसका जवाब भी खुद ही दिया। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द आर्मी, और फिर जवाब दिया द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, यानी फौज क्या है। फिर खुद ही उसका जवाब दिया कि फौज, अवाम जो है यूनिफॉर्म पहन लेती है तो वो फौज बन जाती है। तो फौज हमारी अपनी है, हमारे अपने लोग हैं। बेशक मेरा अपना खानदान 5 पुश्तों से हम लोग 1886 से हम लोग फौज में हैं जी। तो ये हमारी अपनी फौज है, इसको ये दो आरा है नहीं। और जहां तक आपने बात की कि होगा क्या, या इदारे, हमारे अपने इदारे हैं और वो पल्स देखते हैं अवाम की, और अवाम की पल्स और सपोर्ट के साथ ही अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क का दिफा करती हैं, और वो हमारे अपने लोग हैं, हम उनमें से हैं, वो हम में से हैं। और इसीलिए इंशाअल्लाह ताला पाक फौज, अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स, नेवी, रेंजर्स जो भी हैं वो अवाम की विल के साथ खड़े होंगे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह। और अवाम की विल इस वक्त यही है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है और इमरान खान साहब आवे ही आवे। ये तो बड़ी पॉजिटिव जेस्चर है और होना भी यही चाहिए। और सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन से हमारी बात हुई है, वो सब इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि सूबा पंजाब ने बतौर सूबा खान साहब के लिए वाकईतन वो कुछ किया जिसकी तवक्कुआत खान साहब को थी इस लॉन्ग मार्च के दौरान? बिल्कुल नो, हमारी अपनी गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं, परवेज इलाही साहब हैं, और हमारे बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब का साथ दिया, मुनस इलाही साहब ने, हुसैन इलाही साहब ने, बाकी साथियों ने। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर हो गए, बाकी सारे वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स हैं। हमारी अपनी हुकूमत है, बिल्कुल साथ दिया, देते रहेंगे और करेंगे भी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हमारी अपनी गवर्नमेंट है। वजीराबाद पे जो वाकया हुआ, उस वक्त जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, आप लोग उससे मुतमईन थे? देखिए जी, वो मैं आपको बताऊं कि खान साहब जो है वो नड्डार आदमी है, वो बिल्कुल बहादुर आदमी है। 3 गोलियां लगने के बावजूद जिस वक्त हमने उनको वैक्यूएट भी कर रहे थे, वो अपने साथियों का पूछ रहे थे। और एक ओपन एनवायरनमेंट में जहां पे आपका 360 डिग्रीज आपका एक्सपोजर होता है लोगों में, कोई ऐसी फुल प्रूफ चीज नहीं होती कि जो आपको सिक्योर कर सकें। वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे नहीं खड़े थे, वो ओपन में थे। तो जिस वक्त फायरिंग की गई, जो मारने वाले थे उनसे रखने वाली की जो हस्ती है वो ज्यादा ताकतवर है, और रब ने रखा उनको और उनके साथ। नहीं, अल्लाह का बहुत बहुत करम हुआ, बहुत बेहतर हो गया। एक बड़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी पाकिस्तान की सियासत की, उनकी ज़िंदगी बच गई, अल्लाह उनको मज़ीद लंबी उम्र दे। लेकिन साथ साथ ये भी क्वेश्चनेबल है कि इस तरह बगैर किसी सेफ्टी के खड़े होना, क्या ये बहादुरी है? वो खान साहब देखें, वो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है खान साहब का। वो बुलेट प्रूफ पोडियम के पीछे वहां पे मौजूद था, वो उसके पीछे नहीं खड़ा होना चाहते थे। वो अवाम के आदमी है, पर वो खड़े हुए। पर सिक्योरिटी थ्रेट्स अभी हमें रीअसेस करना पड़ेगा कि ये चीजें क्या पॉसिबल हैं या नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट्स जेन्युइन है, बढ़ रही हैं, कोई कम नहीं हो रही हैं। सिक्योरिटी अभी भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस वक्त भी हैं, बहुत ज्यादा। इस हवाले से कि वजारत दाखिला ने आपको रेड अलर्ट दिया है या कहीं और से, किसी और फोरम से आपको रेड अलर्ट आया है? हर जगह से, हर जगह। तो इक़दामात क्या किए गए हैं अभी इस वक्त? सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें खान साहब के ऊपर ऐसी हैं कि ये लोग जो हैं, ये कई जो लोग हैं वो खान साहब की पर्सनालिटी उनको हजम नहीं होती। ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले खान साहब को हजम नहीं करते हैं। खान साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मूवमेंट के सरबराह हैं। तो जो थ्रेट्स आती हैं उनको असेस किया जाता है और उसको हम लोग करेंगे और बढ़ेंगे उसके मुताबिक आगे।
उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन हज़रात, हुआ जाता है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने शहबाज शरीफ साहब को जो जुर्माना लगा है बरतानवी अदालत की जानिब से, और हालांकि ख़ुद उनकी अपनी इस्तदा थी, उसके बाद जो जो कुछ हुआ वो सब हमारे सामने है। पाकिस्तान में वो शख्सियत वज़ीर आज़म हैं और वहाँ पर हालात ये हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों के अंदर इंतख़ाबात या क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात से मुताल्लिक इस वक्त क्या स्टांस रखती है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। उमर अयूब साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ बरतानिया के अंदर हुआ और बरतानवी अदालत की जानिब से जिस तरह का जुर्माना उनके ऊपर लगा, वो तो हम सब के सामने है। लेकिन वो शख्सियत पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी शख्सियात बड़ी पोजीशन पर पहुंचती हैं, लेकिन बैरून मुल्क उनके साथ जो होता है वो भी हमारे साथ माजी की तमाम तरह एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। हम इस दलदल से कब निकलेंगे उमर अयूब साहब? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। जिस वक्त सच बोलेंगे, आवाम से, अपने आप से, लोगों को झूठ में नहीं मुब्तला करेंगे। यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा, उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स के जी हमें फतह हो गई, ये हो गई, वहाँ पे उन्होंने कहा जी जनाब वाला अपना सबूत दें डेली मेल के खिलाफ, वरना 30,000 पाउंड का जुर्माना जमा कराएं। उनको जमा कराना पड़ गया, मतलब कर लिया होगा या कर रहे होंगे, उसके अलावा तो छूट है नहीं वहाँ पे बरतानिया में उनको। वो क्योंकि उन्होंने खुद केस लाया थे डेली मेल के खिलाफ, वो प्रूफ दे नहीं सकते हैं। डेली मेल वहाँ पे तैयार खड़ा है, वो कहते हैं जी हम लोग इनकी कानूनी चाराजोई के लिए तैयार हैं, वो ट्रायल में जाएगा, वहाँ पे इनकी पिटाई होगी। झूठ बोलेंगे, भागेंगे, पर आखिरकार जुर्माने और कॉस्ट के साथ उनको पैसे देने पड़ेंगे। बॉटम लाइन ये है, झूठ कभी छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। आप बिल्कुल बॉटम लाइन की तरफ आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन एक और बॉटम लाइन जो हम नहीं डिसाइड कर रही है PMLN। एहसन इकबाल साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैकडोर राब्तों में है। आप तस्दीक करेंगे इसकी? मुझे किसी किस्म की इसकी कोई खबर नहीं है। आपको कोई खबर नहीं है तो एहसन इकबाल साहब झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम किन के साथ वो नाम लेना, किन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। मुझे तो इसमें मुझे कम से कम इसका कोई इल्म नहीं है। अच्छा, पार्टी लेवल पर इस तरह की कोई खबर नहीं है? मुझे नहीं मालूम। वैसियत एक फर्द वाहिद, वैसियत उमर अयूब खान, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। यानी पिछले 6 महीने में आज तक कोई बैकडोर राब्ता हुकूमत के साथ नहीं हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या भी नहीं हुआ? मुझे मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? किसने किया हो, या ऑफिशियल या मतलब अनऑफिशियल, या कोई बातचीत हुई हो, कहीं पे बैठ के कोई बात हो, आई हैव नो आइडिया। मैं ना इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जो चीज मेरे इल्म में ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं क्या कहते हैं काइट फ्लाइंग करूं। राइट। कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से भी कोई डिस्कशन नहीं हुई? मुझे भी इसका कोई इल्म नहीं है। हमारी सीनियर लीडरशिप या किसी के साथ उन्होंने बात की हो, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, पर मेरे इल्म में नहीं है। नहीं। राइट। पर डिमांड खान साहब की कबल वक्त इंतखाबात की है, और वो इसी पे प्रेस कर रहे हैं कि मुल्क को, अभी आप देख लें हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की जो परसेंटेज है, जो हमारे टाइम पे तकरीबन जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली भी थी, वो तकरीबन 4.5% थी। और ये रिस्क असेसमेंट होती है, ये समझ लें कि आपका बुखार चेक करती है, और वो उस वक्त 4.5% थी, आज वो 64% पे है आज। तो इसका मतलब आम फहम जबान में है कि आपका जो नॉर्मल बुखार आपका होता है वो 98.6 होता है, तो वो इस वक्त 104-105 से भी टपक रहा है ऊपर। उसका ये मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपका दिवालिया इंटरनेशनल मार्केट्स ने अपने हिसाब किताब में निकाल दिया है। खान साहब, इब्तदाई दिनों में ख़ास तौर पर जब ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ, मैं तुमसे बात क्यों करूंगा या तुम्हारे लोगों से बात क्यों करूंगा, जहां मुझे बात करनी चाहिए वहां मैं बात कर चुका हूं। तो इसका मतलब है डिस्कशन तो हो रही है? हो रही होगी, मुझे इस पे इल्म नहीं है। आपको इल्म नहीं है? अच्छा, इंतखाबात के हवाले से आपकी क्या राय है? कब तक हो सकते हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शन? सर, मुझे मेरे वालिद साहब ने एक चीज सिखाई है कि मौत और इंतखाबात किसी टाइम में आ सकते हैं, हम तो हर वक्त तैयार हैं। एक और चीज को आप मिस कर गए हैं, बिजली, गैस, उसका भी नहीं पता चलता।
गई, वो तो इनकी नकमी हरकत की वजह से गैस की बेतहाशा लोड शेडिंग आपको शुरू होने वाली है। और मैं अपने हल्के में भी लोगों को कह रहा था, मैंने कहा जी या लकड़ी का इंतजाम करें या मिट्टी का तेल का करें, क्योंकि जो हालात बनने वाले हैं वो बहुत बुरे हैं टोटल इनकी नकमा तोप की वजह से। और उसी के साथ साथ बिजली का भी, हमने तो लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, गर्मियों में नहीं हो रही थी, इन्होंने आके सर्दियों में जहाँ पे वाफिर बिजली होती है इन्होंने वहां पे भी गैप कर दी है। और बिजली के रेट जो है, जो 17 रुपए हमारे टाइम पे थे, वो इस वक्त तकरीबन 45 रुपए को टच कर रहे हैं फी यूनिट और मजीद चढ़ेंगे। और इसके साथ साथ गैस में भी दोनों सुई सादर्न और सुई नॉर्दर्न कंपनीज ने उन्होंने पटिशन किया अगर को कि हमारी रेट्स जो निर्ख हैं वो बढ़ाएं, और ये तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ने वाले हैं। मजीद महंगाई होगी, आप ये कह रहे हैं? जी, मजीद महंगाई होगी, बिजली मजीद महंगी होगी। बिल्कुल, बिजली भी महंगी होगी, आपकी गैस भी महंगी होगी, आपकी अशिया खुर्दोनोश वो भी महंगी होंगी। इन्फ्लेशन, महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। और इन्होंने एक अजीब तमाशा कौम के साथ लगाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपनी नालायकी की वजह से। एंड व्हाट अबाउट द डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, उसमें इजाफा होगा या ये कंट्रोल कर लेंगे सागदार साहब? नहीं, 4.5 अरब डॉलर के लेटर ऑफ क्रेडिट्स इन्होंने रोके हुए हैं। कोई बिजनेस जो है वो अपनी एलसीया खोलना चाह रहा है, उनको वो बैंक्स जो है उसको ऑथराइज डीलर कहते हैं, उनको कहते हैं कि कंपनीज को कहें कि ये पेपर देना। तो मशीनरी सफर हो रही है, लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, वो उन्होंने रोके हुए हैं। जिस दिन वो उन्होंने करटेलमेंट खोली, 4.5 अरब डॉलर से आपका रिजर्व जो है वो नीचे जाएगा और आपका रुपए जो है वो आसमानों के साथ बातें करेगा। सर, ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा स्टेटमेंट आज का, वो आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा इसलिए मुलतवी किया क्योंकि इमरान खान साहब धरना देने जा रहे हैं या लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। योर कमेंट्स ऑन दिस सर? एब्सोल्युटली लाइज, झूठ। बता देना कहाँ पे है वो। तो कई एजेंसीज और कई लोग कह रहे हैं वो तो प्लान्ड ही नहीं था। टोटल झूठ बोल रही है हुकूमत, खान साहब के ऊपर डाल रही है। बिल्कुल झूठ। तो खुद अपनी नकमत को, बार बार मैं कह रहा हूं, अपनी नकमतोप जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खुद ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। खुद इनकी अपनी वजह से वो किससे आके बात करेंगे, क्यों करेंगे? वहां पे वो प्रोजेक्ट्स या सऊदी अरेबिया लाता है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स चाहिए, उसके लिए नेगोशिएशन चाहिए। वो एक ऐसे, मतलब आप मुझे बताएं, एक पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, आईसीयू पे, वेंटिलेटर पे है, तो उसके साथ आके आप नेगोशिएट कर सकते हैं? ये जहन मानता है? ये हुकूमत तो वो है, ये तो वेंटिलेटर पे है। आपको लगता है कि नवंबर के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे? नवंबर गुजरने के बाद हर वक्त हम ऑप्टिमिस्ट हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो राइज करेगा और इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे। लोगों की विल है, आप लोगों की विल को जुटला नहीं सकते हैं। इमरान खान साहब वजीर आजम होंगे बाय अगस्त 2023 या उससे पहले आपको लग रहा है? इलेक्शन पहले हो गए, जो हालात नजर आ रहे हैं हमें बहैसियत एक सियासी वर्कर, इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे और इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला 2023 में पाकिस्तान के वजीर आजम एक बार फिर होंगे। उमर अयूब साहब, एक तो होते हैं ना ऑप्टिक्स, कि आपको ऑप्टिक्स के जरिए पता चल रहा हो कि इलेक्शन जल्दी होंगे, एक होता है कि कहीं से कोई यकीन दहानी होती है। इन दोनों चीज़ों में से किसी एक के ऊपर आप कमेंट कर देना कि या तो आपको ये लग रहा है कि भाई मार्च या अप्रैल 2023 में इलेक्शन होंगे, उससे पहले हो भी नहीं सकते, या फिर यकीन दहानी यही करवाई गई होगी। मैं तो जी एक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, 2+2=4 देखता हूँ। जब इकोनॉमी के हालात देखता हूँ, जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान को ये डिफॉल्ट पे ले चुके हैं और उस नैच पे ले गए हैं जहाँ पे आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप 64% पे चला गया है, जैसा मैंने पहले बात की है। तो इलेक्शंस आर इनएविटेबल। उसकी वजह यह है कि ये नागुज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि वो डिसीजंस लेने हैं जो मुल्क को इस नैच से निकालेगा और सही रास्ते पे लगाएगा, और वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही कर सकती है ये डिसीजन मेकिंग। ये लोग नहीं कर सकते, इनमें एबिलिटी नहीं है। ये तो एक दूसरे की पीठ में खंजर खोपने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ ये सिंसियर है ही नहीं। अगर ये एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है तो हालात जो इस नहज तक पहुंचे हुए हैं, और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनसे मुताल्लिक उनकी अपनी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि वो नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान वापस आने लगे हैं, अगर उन्होंने ये तय कर लिया है, यहाँ हालात इतने सुकून वाले हैं, तो फिर खलबली किस चीज़ की मची हुई है? मैं मुस्कुरा रहा हूँ, नवंबर भी गुजर जाएगा, जिंदगी हुई देखी जाएगी। सर, नवंबर में तो बहुत कुछ होने लगा है ना, मसला ये है। कोई नहीं, आपकी मुस्कुराहट मानी खेज भी तो हो सकती है। पासपोर्ट मिल गया, पाकिस्तानी सिटीजन है, किसने रोका है? आके उनको बेल लेनी पड़ेगी, कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा,
बहुत सारी चीजें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। और नवंबर भी गुजर जाएगा, दिसंबर भी आ जाएगा, जनवरी भी आ जाएगी, न्यू ईयर भी आ जाएगा, फरवरी भी आ जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इमरान खान साहब इंशाल्लाह वजीर आजम बन जाएंगे। सर कहीं ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी गुजरता चला रहा है और आपका अगस्त 2023 ना आ जाए, हम ये भी जहन में रखें ना। जो मर्जी हो, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। मैं तो एक रियलिस्ट के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, दैट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। अब पब्लिक जिस तरह सपोर्ट कर रही है, वोट दे रही है, उसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन आप लोगों का एक मुतालबा था ना, डिमांड थी फॉर अर्ली जनरल इलेक्शंस। वो अगर नहीं होते तो आपका तो वो डिमांड तो रह गई अपनी जगह पर। चलें, ये मैं आपको बताता चलूं, जितना डिले करेंगे उतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रेंथन होगी, ये आपको बता दूं। और इसका सबसे ज्यादा डेंट किसको पहुंचेगा जितना डिले होगा? मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी को तो हम लोग तस्वर ही नहीं करते। वो तो छोटी सी एक पार्टी रह गई है। वो तो आप समझें कि करप्ट एक अंसर है मुल्क में, उनकी पार्टी रह गई है। जरदारी साहब बीमार शख्स हैं, वो लीड नहीं कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, वो एक स्टेपनी की स्टेपनी होती है ना, वो हब कैप, वो स्टेपनी भी नहीं रहे, वो हब कैप रह गए हैं टायर के, तो वो हब कैप बन गए हैं। तो पीपल्स पार्टी तो एक हब कैप बन गई है और इस हुकूमत की, तो वो तो हमारे कागजों में नहीं है। यानी आपके कॉम्पिटिटर अगर डायरेक्ट इस वक्त है तो पीएमएलएन वाले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी को आप कहीं रेट नहीं करते सारी सिचुएशन में? पीपल्स पार्टी को, सिंध में तो बहरहाल एक हकीकत है ना पीपल्स पार्टी। सर पीपल्स पार्टी है हकीकत, और वो कम होती जा रही है हकीकत। कराची में नहीं है, अंदरूनी सिंध में हम लोग ठीक ठाक सीटें लेंगे उनसे। वो भी इंशाल्लाह एक इलेक्शन, ये आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद स्वीप करेगी पीटीआई इंशाल्लाह। सर कराची में एमक्यूएम भी तो है, एमक्यूएम और बलूचिस्तान के अंदर बीएपी, ये दो फैक्टर्स हैं जो आपके दौर में भी बड़े इंपॉर्टेंट रहे, अभी इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हुकूमत अपनी जगह पर खड़ी हुई है, आप उनके लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, जमानतें जब्त होने जा रही हैं इन सब की। जी इंशाल्लाह। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू बेल द कैट एंड हु विल बेल द कैट? बहुत सारे लोगों की इंशाल्लाह ताला जमानतें जब्त होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी और ये लोग जो है इनका, देखें आपने जमीनी हकायक देखने हैं जी। जमीनी हकायक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के फेवर में है। अंदरूनी सिंध में मुकाबले होंगे, कराची में इंशाल्लाह पीटीआई स्वीप करेगी। बलूचिस्तान के जो कई बेल्ट हैं, पख्तून एलिमेंट वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग शो करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी जमातें स्वीप करेगी। जहां पे रह गई है इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की बनेगी। केपीके में कंप्लीट स्वीप है पीटीआई का। और पंजाब में भी जो जीटी रोड बेल्ट रह गया है आपका लाहौर और पिंडी के दरमियान, वो भी जो हकायक मैंने जमीन पे देखे हैं, शहर शहर करिया करिया हम लोग फिरें, पीटीआई आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग शोइंग के साथ इंशाल्लाह। उनके लोग, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग हमसे इन टच हैं कि जी हमें टिकट दिया जाए। और मैं क्या बताऊं आपको, मुस्लिम लीग नून के अपने लोग, एमएनए लेवल के लोग, जी जी एमएनए एमपी लेवल के लोग। कितने लोग हैं? छोड़े इन चीजों को, कुछ तो बताए ना। एग्रीगेट, मैं आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, बट अप्रोक्सीमेट टाइम आ जाएगा, देखिएगा आप इंशाल्लाह। आपसे राब्ते में, खान साहब से राब्ते में? मैं तो एक बहुत छोटा वर्कर हूं, जिन खान साहब के साथ डायरेक्ट वो बातचीत हो रही है। कैबिनेट के लोग भी हैं इस वक्त, फेडरल कैबिनेट के लोग भी हैं जो राब्ते में। आप देखिएगा इंशाल्लाह, जिस वक्त अभी टाइम आने दे, वो छोड़ रहे हैं पार्टी को, उनको पता है किश्ती डूब रही है उनकी। अच्छा, उनको पीटीआई का टिकट चाहिए इसलिए राब्ता किया उन्होंने? जी, और क्या। और खान साहब कन्विंस्ड हैं कि उनको लेना है पार्टी के अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर वो उनको तो चाहते हैं, वो चाहते हैं। खान साहब डिसाइड खुद करेंगे। खान साहब एक एक शख्स को इंटरव्यू करके, और हमारा जो टिकट बोर्ड है वो बैठेगा, वो परखेगा। वो उमर साहब एक अप्रोक्सीमेट फिगर तो बताए ना, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने बंदे थे? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं। गवर्नर राज सर केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर एक्सपेक्टेड है, और ये बारहा कहा भी जा चुका है फेडरेशन की जानिब से। आपको लगता है गवर्नर राज लग सकता है? खुदकश हमले भी हो सकते हैं, मतलब इनसे मुराद किसी ने यह किया तो वो खुदकश हमला होगा अपने पे और मुल्क पे, खुदा ना खास्ता। और अगर गवर्नर राज लग जाता है तो पीटीआई के पास ऑप्शन क्या होगा रिएक्ट करने के लिए?
कानूनी चाराजोई हम लोग करेंगे और लगने की वजूहात क्या है पहले ये देखी जाए ना, क्यों लगाएंगे गवर्नर आज? देखें उनके आगे कुआं है, पीछे खाई है, वो इलेक्शन की तरफ जा नहीं सकते और आपको क्लीन चिट दे नहीं सकते, दोनों सूरतों में वो फंसते हैं। तो अब वो आखिरी है कि वो सुपर इंपोज कर दे सारी चीजों को। सुपर इंपोज करने में एक गवर्नर राज पीछे ऑप्शन बचता है। ये एक और ऑप्शन भी है, मैं वो टीवी पे नाम नहीं ले सकता उस चीज का। दो चीजें ही बचती हैं। वो गवर्नर राज का इन्होंने कोशिश की ना, वो इसी तरह ही है कि एक बड़ी तेज छुरी लेके वो अपना गला पहले काटें और कुएं में छलांग मारते हैं। उनका ये हाल होगा, फिर मैं क्या बताऊं। 4-6 महीने तो आसानी से गुजर जाएंगे ना। अच्छा उमर अयूब साहब, आपका ताल्लुक तो माशाल्लाह पूरा खानदान, आपकी नस्लें जो है वो पाक फौज से जुड़ी रही हैं। आपको लगता है कि ये वाला जो दौर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये 2022, ये 21वीं सदी की दूसरी दिहाई बल्कि तीसरी दिहाई, ये वाला दौर बदतरीन दौर है, या जो मार्शल लॉज लगे पाकिस्तान के अंदर वो वाले अदवार ज्यादा बदतरीन हुआ करते थे? देखिए, आप इदारे को बिल्कुल इससे साइड पे करें। फौज का जो इदारा है वो इंडिविजुअल्स के एक्शंस की अक्कासी नहीं करता। फौज का एक डिसिप्लिन का एक निज़ाम होता है और होना भी चाहिए। आप कॉम्बैट में, जंगी सूरत हाल में जाते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी मैं अपने कमांडर का ऑर्डर नहीं मानता। आपको कमांडर का ऑर्डर मानना पड़ता है। वो डिसिप्लिन, और यही पाकिस्तान आर्मी की और अच्छी आर्मीज की यही एक खसूसियत और एक खूबसूरती होती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप जिस वक्त कहते हैं कि जी ये बदतरीन, कई इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपने दायरे से एक्सीड कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और ये इमरान खान साहब बार कह चुके हैं और उन्होंने बाय नेम कहा है। उन पे जो अटैक हुआ था उन्होंने 3 उसमें नाम लिए, और वो नाम नंबर 1 वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, नंबर 2 नाम उनका राना सनाउल्ला साहब, मिनिस्टर। तीसरा नाम ना ले, हमें पता है टीवी पे नहीं चलेगा, खाम खान जरूरत नहीं है नाम लेने की। अच्छा ओके, मैं तो ले रहा था, चले आप। आई गॉट योर पॉइंट के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इदारों के ऊपर भारी नहीं होते। इदारों की एक अपनी एक हैसियत होती है, और ये वाला जो दौर गुजर रहा है, ये दौर अपनी जगह पर है। जनाब उमर अयूब साहब, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान, आपके सीनियर रहनुमा, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। और आज की इस ओवरऑल डिस्कशन का जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से PMLN के, नून लीग के बड़े बड़े उम्मीदवार टिकट लेने के लिए राब्ते में आइंदा आम इंतखाबात के लिए। बड़ी बड़ी खबर है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है ये मार्च की, तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।